हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। हेलो बच्चों, कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सभी लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? है भाई, अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया लग रहा होगा जी आपको। चलेगा दोस्त, आज की कहानी सुनेंगे हमारी जुबानी। सर, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सी सेट? अच्छा, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। इधर से देखिएगा, 38वां सवाल। देखिए बच्चों, हम लोग आज ज्योमेट्री की सेकंड शीट शुरू करेंगे। सेकंड कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा। ये सवाल लगा देंगे सारे, ठीक है भाई? उससे पहले जो है मुझे आपको एक कंसेप्ट रह गया पैरेलल लाइन का, लास्ट वो बताना है। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। पहले कंसेप्ट, फिर उसके बाद जो है सवाल। सभी लोग ध्यान सुनेगा। आपको मजा तो आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में? अच्छा राहुल जी, सर टी शर्ट क्यों चेंज कर ली? टी शर्ट चेंज नहीं करी, दूसरा छीन के ले गया जिसकी थी। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। बच्चों, ये पैरेलल लाइन से समांतर रेखा मैंने आपके सामने खींची है। जल्दी जल्दी समझेंगे, फास्ट हो जाओ थोड़े से। क्या का दुख तेरे रेंगते रहते हो? ये पैरेलल लाइन है एक, ये समांतर रेखा है सारी, ये और मेरे दोस्तों ये चारों लाइन जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। दीज फोर लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सब एक दूसरे के पैरेलल लाइन है मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर। अब ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी मेरे दोस्तों ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी मेरे दोस्तों, ये समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। और दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे प्यारे भाई ये दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन होगी मेरे प्यारे भाई ये दोनों त्रियक रेखाएं हैं। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई, ये समांतर रेखाएं हैं, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब मेरे प्यारे भाई, ये यहां पे ए पे काट रहा है, ये सपोज बी पे काट रहा है। ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट है डी, ए बी सी डी। इधर देखिएगा, ये जो जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसको यहां पे काट रहा है, ये पॉइंट है ई, ये है एफ मेरे प्यारे भाई, है भाई, ये एफ है। ये पॉइंट है जी, और मेरे दोस्तों यहां पर ये पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों एच। ये पॉइंट है एच। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं। तो चार समांतर रेखाएं, उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है ना। ये एबीसीडी पर काट रहा है, ये ई एफ जी एच पर काट रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पे टुकड़े बन गए भाई। ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी डी है। मैं मान लेता हूं कि ए बी की जो लंबाई है स्मॉल ए है, बीसी की जो लंबाई है स्मॉल बी है, सीडी की जो लंबाई है वो स्मॉल सी है। हमने ये मान लिया कि माना ई से एफ तक की जो लेंथ है वो एक्स है, ई से एफ से जी तक की जो है लेंथ वाई है, जी से एच तक की जो लेंथ है जेड है। तो जो रेशियो ए बी सी का होगा वही रेशियो एक्स वाई जेड का होगा मेरे प्यारे भाई। ये कंसेप्ट है। जो रेशियो ए बी सी का होगा, सेम डिट्टो वही रेशियो आपको एक्स वाई जेड का देखने को मिलेगा। समझ में? जो रेशियो लेफ्ट साइड में है वही रेशियो राइट साइड में। लंबाई अलग अलग है बेटे, लंबाई अलग अलग है, रेशियो सेम होगा। बिलर दिख रहा है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आप दोबारा से जो है ऐप बंद करके ओपन कर लो, क्लियर दिखेगा आपके सामने। बच्चों, चार समांतर रेखाएं हैं, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। दो ट्रांसवर्सल लाइन खींची हैं, ये और ये इनको पैरेलल लाइन को ए बी सी डी पर काट रही है। तो मेरे दोस्तों, ए से बी तक की जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई, ये आपकी स्मॉल ए है। ये बी से सी तक की जो लेंथ है ये आपकी स्मॉल बी है। सी से डी तक की जो लंबाई आपकी स्मॉल सी है, ठीक है ना। तो लेंथ ए बी सी है, ये लेंथ एक्स है, ये वाई ए जेड है। तो लंबाई अलग अलग होगी, बट जो रेशियो ए बी सी का होगा सेम वही अनुपात एक्स वाई जेड का होगा। लेंथ अलग अलग होगी बट रेशियो सेम होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है बच्चे, जो रेशियो एबीसी का होगा वही रेशियो एक्स वाई जेड का होगा। ठीक है,
अब रेशियो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। हम बेशक पढ़ ज्योमेट्री रहे हैं, नहीं अलग लंबाई अलग अलग, स्मिथ ये लेंथ अलग है, ये लेंथ अलग है, रेशियो सेम है भाई। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि भाई ये पर लाइन है, सपोज ये पर लाइन है मेरे दोस्तों, एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने ऐसे खींची, एक हमने ऐसे खींची, दोनों अलग अलग नहीं दिख रहा भाई, ये ए और ये एक्स दोनों अलग अलग लंबाई है, देखने में अलग अलग लग रहा है, लंबाई बेशक अलग अलग है बट रेशियो सेम होगा। जो रेशियो लेफ्ट साइड में है सेम वही रेशियो राइट साइड में होगा। ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर इसका प्रूफ, देखिए इसका प्रूफ होता है थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम है। जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में लगेगी सिमिलरिटी, सिमिलरिटी से इसका प्रूफ आएगा। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, किसी काम का आपका नहीं है, आपको रिजल्ट याद रखना है, केवल केवल उसी थ्योरम का प्रूफ आपको पढ़ना है जिसके प्रोसेस पे सवाल बनते हो। आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा, वहां पे थेल्स थ्योरम लगेगी, तो मेरे दोस्तों प्रूफ होता है, उसकी कोई जरूरत आपको नहीं है। तो जो रेशियो एबीसी का होगा वही रेशियो एक्स वाई जेड का होगा, मतलब जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में वैसा ही एक्शन राइट साइड में। अगर मैं आपसे कहूं कि ए से बी प्लस सी की लंबाई का रेशियो क्या होगा, जवाब दो, तो बताओ क्या होगा भाई। यहां ए के करस्पॉन्डिंग, ए के संगत क्या लिखा हुआ, एक्स लिखा हुआ है, यहां बी प्लस सी किया तो बी प्लस सी के संगत क्या है, वाई और जेड, तो एक्स अपॉन वाई प्लस जेड। जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में होगा वैसा ही एक्शन राइट साइड में होगा। सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से बात समझ में आई है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये बताओ सवाल नंबर 38। हाँ, 9th क्लास में इसका प्रूफ है। अब 9th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा भैया, तो अब यहां पे अगर अच्छे से पढ़ने लगोगे तो हम भैया कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे सिलेबस, इतना पहाड़ जैसा है। ठीक है, तो हम कंपटीशन में उसी चीज का प्रूफ जानेंगे। 9th क्लास थी प्रूफ जानने के लिए, कंपटीशन है रिजल्ट जानने के लिए। ठीक है ना, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, प्रूफ भी करेंगे जहां जरूरत है, हर जगह जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 38 बनाएंगे। आपके सामने लाइन दी हुई है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये चारों समांतर रेखाएं। पी आर 20 है, आर टी 44 है, टीवी 32 है, क्यू डब्ल्यू 84 है। आपसे पूछा है क्यू एस का मान ज्ञात करें। क्यू एस का मैं सवाल को बड़ा कर दूं क्या, मैं सवाल को बड़ा कर दूं, पैरेलल लाइन है ये 20 44 32, पी आर 20 है, आर टी 44 है, टीवी 32 है, ये 84 है, 20 44 32 84। मैं सवाल को बड़ा कर दे रहा हूं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन को हम बड़ा कर दे रहे हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। ये लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दी है, ये लेंथ आपको 44 सेंटीमीटर दी है, ये लेंथ आपको 32 सेंटीमीटर दी है। ये आपको यहां से यहां तक क्यू से डब्ल्यू तक की जो लंबाई है ये आपको 84 सेंटीमीटर दी है, 84 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है क्यू एस की लंबाई क्या है, क्यू एस की लंबाई कितनी है बच्चों, ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, जिसको थ्योरम पता है वो सेकंड्स में कर लेगा। ये चारों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर है, ये चारों समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखाएं, तो जो रेशियो इधर बनेगा सेम वही रेशियो इधर बनेगा। अब आप मुझे बताओ 20 44 और 32 का रेशियो क्या है, 4 से जा रहा है, 4 पंजे 20, 4 से 44 11 बार, 4 से 32 8 बार, 5 रेशियो 11 रेशियो 8, 4 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, 11 बार जाएगा या 8 बार जाएगा, ये 5 11 8 का रेशियो है। तो यहां भी ये रेशियो 5 रेशियो 11 रेशियो 8 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर, ये रेशियो 5 रेशियो 11 रेशियो 8 होगा। क्यू एस एस यू और यू वी डब्ल्यू की लंबाई का जो रेशियो होगा क्यू एस एस यू और यू डब्ल्यू का, वो 5 11 8 होगा। बिल्कुल बेसिक से है रवि, समझ में आया? हाँ, इतना भी नहीं है कि आपको रेशियो ही नहीं पता कि रेशियो नाम की कोई चीज दुनिया में होती है तो नहीं सीख सकते भाई। आप ऐसे बालकों को नहीं पढ़ाता मैं जो ये ना जानते हो कि अनुपात क्या है भाई। 5 11 8 थोड़ा बहुत आना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत। ठीक है भाई, 84 सेंटीमीटर है, आपको ये निकालना है क्यू एस। तो भाई यहां पे 4 से कट रहा है, रेशियो 5 11 8 है, तो ये भी 5 11 8 का अनुपात होगा। आपसे पूछा क्यू एस की लंबाई,
बच्चों टोटल लेंथ कितनी है? 5 यूनिट है, 11 यूनिट है, ये 8 यूनिट है। टोटल कितना आएगा? 5, 11, 16, 8, 24। टोटल आएगा बच्चों 24। 5 + 11, 16, 8, 24। 24 की वैल्यू सवाल में 84 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 24/84। 84/24 1 यूनिट की वैल्यू किससे जाएगा? 12 से। 12 7 84, 12 दूनी 24, 3.5। 84 को 24 से भाग देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3.5 सेंटीमीटर। आ गया? आपसे पूछा है बच्चे क्यूएस। क्यूएस है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5 गुना। तो 5 का 3.5 गुना करेंगे 17.5 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर आएगा 17.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। बिल्कुल साहिल, सब बच्चों का आंसर आ गया है। 95% बच्चों का आंसर आ गया, बाकी के 5% तो रेबल्ला हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत ही इजी सवाल था। नेक्स्ट कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग बड़े प्यार से सुनेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है भाई। जिन बच्चों ने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ाई की, उनको ये पढ़ के और बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि उनके लिए रिवीजन चल रहा है। नया कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, वही चीजें जो आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, आज से 10 साल पहले, उनके लिए तो रिवीजन चल रहा है। अब जिन्होंने पढ़ाई नहीं कभी जिंदगी में, उनके लिए 0 से चल रहा है। देखो, जब 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में बच्चा पास होकर 9th क्लास में जाता है, ज्योमेट्री पढ़ता है, तो उसे तकलीफ होती है, नहीं आती समझ में, तकलीफ होती है, रोता है वो मास्टर से, सर बहुत टफ है, 8वीं तक ही ठीक था सर, 9वीं में कैसा गणित आ गया ये, 8वीं तक हम जोड़ घटाना करते थे, 9वीं में आता है 9वीं में ज्योमेट्री आ गया, तकलीफ होती है। तो तकलीफ आपने तो उस टाइम ली नहीं, सरकार अच्छी थी, पास हो गए आप। वो तकलीफ आज आपको होगी। 9th क्लास का जो बच्चा 9वीं क्लास में एडमिशन लेने के बाद जो तकलीफ 9th क्लास में झेलता है, वो आज आप झेलोगे। जिन्होंने वहां अच्छे से पढ़ाई की थोड़ी बहुत, वो मौज लेंगे, वो रिवीजन चल रहा है उनके लिए। तो ठीक है जी, डायरेक्ट रेशियो में दिया हो अंकुर तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यार में प्यार से सुनेगा प्यारे दोस्तों। मैं आपके सामने 3 समांतर रेखा खींचता हूं, 3 समांतर रेखाएं। समांतर लग रही है ना? लग रही है। तो बच्चों मैंने आपके सामने 3 पैरेलल लाइन खींची हैं, 3 पैरेलल लाइन। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब ये उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है मेरे दोस्तों। एक लाइन आपकी ये हो गई, और एक लाइन दोस्तों आपकी ये हो गई। ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा है। ठीक है भाई साहब, जिसको यहां पे काट रही है ए बी पर, ए बी, और ये इसको यहां पे काट रही है सी डी, और इसको ये यहां पे काट रही है बच्चों ई एफ। ई एफ, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको ये लेंथ दी है मेरे दोस्तों ए, आपको ए बी की लंबाई दी है स्मॉल ए बी की लंबाई दी स्मॉल ए। आपको ई एफ की लंबाई दी है बी, आपको ई एफ की लंबाई दी है बच्चों बी, ई एफ की लंबाई दी है बी। आपको ये रेशियो दिया बेटा, रेशियो से ही काम चल जाएगा। लेंथ दी है तो भी आपको रेशियो लेना। आपको एसी से सीई का रेशियो दिया है, एसी से सी का अनुपात दिया है, एसी से सी का। अब आप जानते हैं कि जो अनुपात एसी से सीई का होगा, वही रेशियो बीडी से डीएफ का होगा, वही रेशियो बीडी से डीएफ का होगा। और ये रेशियो कितना होगा मेरे दोस्तों? एम रेशियो एन। ये दिया हुआ है सब कुछ सवाल में। आपको ये लेंथ दी है, ए बी की लंबाई दी है, ई एफ की लंबाई दी है, और आपको दिया है मेरे प्यारे भी सवाल में क्या दिया है बच्चे? आपको सवाल में दिया है यहां पर भाई एसी से सी का रेशियो, रेशियो आपको दिया एम रेशियो एन। एसी और सी की लंबाई का अनुपात दिया है एम रेशियो एन। एसी और सी की लंबाई का अनुपात दिया है, और आपसे पूछा है बच्चों सीडी। आपसे स्टूडेंट सवाल में क्या पूछा है? कंसेप्ट है सीडी। सेकंड कंसेप्ट है लास्ट कंसेप्ट, बताओ सीडी। सीडी
याद है किसी स्टूडेंट को? बताइएगा जरा। सी डी आपको पता लगाना है, सी डी बच्चे। क्लियर हुई बात बच्चे? ध्यान सुनेगा। आपको ये लेंथ दी हुई है स्मॉल ए, ये लेंथ दी हुई है, और आपको ये रेशियो पूछा है एम से एन का दिया हुआ है, और आपसे सी डी बीच वाली लेंथ पूछी है। दिलसाद ये पहली शीट है, पहली शीट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट आएगा ना वो चौथी शीट से शुरू होगा, चौथी शीट से, जब आपका धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा। सीडी तो देखो मेरे प्यारे, मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं, ध्यान सुनेगा, भूलेगा मत मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल भी भूलेगा मत। ये एक ही गुणा करेंगे मेरे दोस्तों इसमें एन में, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक ही गुणा करेंगे एन में, ए एन प्लस प्लस। अब बी की गुणा करेंगे मेरे दोस्तों इसमें एम में, बी एम, ए एन प्लस बी एम। डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्त किससे? रेशियो का सम, ये एम है ये एन है, रेशियो के सम से, यानी कि एम प्लस एन से। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। किसी बच्चे कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। तो ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सीडी जो होगा वो ए एन प्लस बी एम अपॉन एम प्लस एन। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो और रट लीजिए। ये सिमिलरिटी से होता है थेस थ्योरम पे। जब मैं आपको चौथी शीट पढ़ाऊंगा ना, सिमिलरिटी समझाऊंगा, तो आप इनका प्रूफ अपने आप कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ए एन प्लस बी एम अपॉन एम प्लस एन। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ध्यान सुनिएगा बच्चे। यार है भाई, ए की गुणा इसमें होगी एन में, ए एन प्लस बी की गुणा इसमें होगी बी एम, और नीचे आ जाएगा मेरे दोस्तों एम प्लस एन। ठीक, कॉपी में उतार लो, याद करिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब हम इस पर बेस्ड एक ही सवाल मैं आपको कराऊंगा, इसको भूलना मत, ये आगे भी इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं है कि अब सब कर लिया और सवाल हो गया बस खत्म, आगे भी मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। फिर मत पूछना कहां है कैसे है जी। आपके सामने चित्र दिया है, चित्र ए बी सी डी ई एफ समांतर रेखाएं हैं। ए बी की लंबाई 29 है, ई एफ की लंबाई 57 है। भूकंप आ रहा है क्या? ए बी की लंबाई 29 है, ई एफ 57 है। ए सी बराबर 3/4 सी, ए सी जो है सी का 3/4 गुना है। बी डी जो है डी एफ से 1 सेंटीमीटर कम है, सी डी का माप क्या होगा? बहुत बढ़िया। साल में ए सी बराबर दिया है 3/4 सीई, ये दिया है, यानी कि ए सी से सी का रेशियो कितना दिया है? ए सी से सीई का रेशियो दिया है, सी को मैं इधर ले आऊंगा तो 3/4, 3/4। ए बी 29 है, ई एफ 57 है। आपसे पूछा है सी डी। डायग्राम को बड़ा कर दूं, डायग्राम को बड़ा कर दूं जी। सवाल बिल्कुल आसान है। आपको 29 सेंटीमीटर दिया, 29, या आपको ई एफ 57 सेंटीमीटर दिया है, और ये एसी से सी का जो रेशियो है, रेशियो 3/4 दिया एसी से सी का। ये 3/4 है तो ये भी 3/4 का रेशियो होगा। और आपसे पूछे यहां पर सीडी कितना होगा, जवाब दो। सीडी सीडी कितना होगा जल्दी से बताएंगे। सीडी तो पहले मेरे दोस्तों बेसिक तरीका जो मैंने आपको बताया, 29 की 4 में गुणा करेंगे, 29 चौका 116 प्लस 57 की 3 में गुणा करेंगे, 57 तिया मेरे दोस्तों 171, और नीचे रेशियो को जोड़ेंगे 3 + 4, तो आ जाएगा ये आपका 6 1 7 11 17 28 287/7, यानी कि 7 चौक 28 7 एकम 7 41 सेंटीमीटर। तो सीडी की लंबाई 41 सेंटीमीटर आएगी। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। 45 नहीं है भाई। उषा तुम्हारा ही गलत आ रहा, बाकी पूरी दुनिया का ठीक आ रहा है। क्या कर रही हो? ए ऑप्शन इसका आंसर है। सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अब मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना सिखाऊंगा, प्यार से समझिएगा। ठीक है भाई,
ट्रिक, और इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा। आगे मैं आपको कई सवाल करवाऊंगा जो डायरेक्ट इस ट्रिक पे बेस्ड होंगे। डायरेक्ट थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको, प्यार से सुनिएगा और समझिएगा। ये आपको दिया हुआ मेरे दोस्तों, तीनों ही पैरेलल लाइन है, ये तीनों समांतर रेखाएं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो लेंथ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो लेंथ बढ़ती जा रही है। ये लेंथ कितनी है? 29 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी है? 57 सेंटीमीटर। तो आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो लेंथ बढ़ती जा रही है। कितनी लेंथ बढ़ गई? लेंथ 29 से 57 सेंटीमीटर हो गई। कितनी बढ़ गई? तो आप कहोगे सर 57 माइनस 29, 57 में से 29 माइनस करो, 28 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ गई। भाई ये रेशियो कितना है? 3:4। 3:4 मतलब 3 कदम है, ये 4 कदम है। भाई आप जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो लेंथ बढ़ती जा रही है। लेंथ कितनी बढ़ गई? 29 से 57, 28 सेंटीमीटर बढ़ गई। कितने कदम में? आपने 3 कदम ये चले, 4 कदम ये चले, 3-4 का रेशियो 7 कदम टोटल में। 7 कदम में आपकी लंबाई 28 सेंटीमीटर बढ़ गई, 7 कदम में। तो हर एक कदम में कितनी बढ़ रही है? 4, 7 चौक 28, 4 गुना। हर एक कदम में आपकी लंबाई 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है, हर एक कदम में। तो भाई इन 3 कदम में, यहां से ए से सी तक तो आपने 3 ही कदम चले, तो 3 कदम में आपकी लंबाई कितनी बढ़नी चाहिए? 3 चौक 12 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। 12, 29 सेंटीमीटर से कितनी बढ़नी चाहिए? 12 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। 29 में 12 जोड़ूंगा, क्या आंसर आ गया इसका? सीडी की लंबाई 41 सेंटीमीटर, और यही आंसर है। खत्म। बिल्कुल देविस बैच से आप सीडीएस की प्रिपरेशन एकदम आराम से कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं लेंथ बढ़ती जा रही है। लेंथ कितनी बढ़ी? 29 से 57 होगी, 28 सेंटीमीटर। कितने कदम में? 3:4 है, 3, 4, 7 कदम में 28 सेंटीमीटर बढ़ी है। तो हर एक कदम में 4 सेंटीमीटर बढ़ी है। आप ये ए से सी तक चले हो 3 कदम, तो 3 कदम में 3 चौक 12 बढ़नी चाहिए। 29 सेंटीमीटर को 12 बढ़ा दो, 41 सेंटीमीटर। यहां डाटा आसान इसलिए आपको लग रहा है कि फॉर्मूला भी है, लेकिन जब डाटा कैलकुलेटिव हो जाएगा ना और बहुत भयानक चीजें हो जाएंगी तो ये ट्रिक आपको काम आएगी। ठीक है ना? मैं बाद में इस पे सवाल करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका खत्म होता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे दोस्तों, शीट नंबर है आपके सामने 2। नेक्स्ट कंसेप्ट, ज्योमेट्री की शीट नंबर 2। ठीक है भाई, पहली शीट समाप्त। पहली शीट में हमने पढ़ा ट्राइंगल के एंगल के बारे में, एंगल, पैरेलल लाइन के बारे में, बस ये दोनों चीजें पढ़ी और कुछ नहीं पढ़ा। अब ये ज्योमेट्री की सेकंड शीट है। सेकंड शीट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सेकंड शीट में पढ़ेंगे त्रिभुज के आंतरिक कोण, त्रिभुज के और चतुर्भुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण पे जितने भी सवाल बनते हैं वो, ट्राइंगल के और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पे जितने भी सवाल बनते आंतरिक कोण और बाह्य कोण पे, वो सारे करेंगे। दूसरा, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की इनइक्वालिटी, ट्राइंगल के बनने की शर्त पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है भाई। तीसरा हम पढ़ेंगे इस सीट में ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा, पर ये तीनों चीजें हम इस शीट में पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेवल ऊंचा होता जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में बढ़ाऊंगा। हमारी शीट का फायदा यह है कि बिल्कुल टाइप वाइज है और सीक्वेंस में है और लेटेस्ट अपडेटेड प्रीवियस ईयर के सवालों के साथ है। बाकी मैं नहीं देखता कि किसी टीचर ने जो है ऐसे शीट बना रखी हो बिल्कुल जो टाइप वाइज सीक्वेंस में हो, कभी कुछ करवाते रहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल टाइप वाइज होगा सीक्वेंस में। लेकिन समस्या क्या है बच्चों के साथ कि हर एक टाइप का मैं प्री प्लस मींस एक साथ आपको पढ़ाऊंगा। प्री तो आप पढ़ लोगे, मींस में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हाँ शुरू क्या हुआ भाई? शुरू भाई, घूसा देखा शुरू जी बच्चों। तो सबसे पहले ट्राइंगल के
इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का टाइप 1, थ्योरम 1। ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, थ्योरम नंबर 1। शीट आपको मिलेगी भाई नोट्स वाला सेक्शन में। जब नोट्स लिखा हुआ है ना, तो नोट्स वाला ऊपर आप सर्च करो बैच में, तो नोट्स वाला सेक्शन दिख रहा है आपको। हां जी सौरभ, कर सकते हैं, चलेगा मेरे प्यार भी। शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, थ्योरम 1, थ्योरम फर्स्ट। अब आप कहोगे सर क्या थ्योरम है बताओ। पहले मैं आपको थ्योरम का स्टेटमेंट समझाऊंगा, फिर मैं प्रूफ समझाऊंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। आधे बच्चों की बीमारी और बर्बादी का कारण यह है कि वो थ्योरम को नहीं समझते ढंग से, उसके प्रूफ के पीछे लगे रहते हैं। अगर आपको नौकरी चाहिए और चाहते हो कि आपकी शादी हो ढंग से, तो जो भी मैं थ्योरम पढ़ाता हूं, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो ढंग से, स्टेटमेंट कि थ्योरम का कहती क्या है, कहां लगेगी, फिर उसके बाद थ्योरम का करो फॉर्मूला। बच्चे केवल फॉर्मूला याद कर लेते हैं, यह पता ही नहीं होता लगेगी कहां पे। पहले स्टेटमेंट पढ़ो ढंग से, क्या है थ्योरम, कहां लगेगी, क्यों लगेगी, फिर हम उसका फॉर्मूला याद करेंगे। और उसके बाद ऊर्जा ताकत बचती है तो प्रूफ पढ़ो, वरना भाड़ में जाने दो, एसटेसी में डालने दो, कूड़े में फेंक दो। ये दोनों चीजें करो। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। थ्योरम नंबर 1, सबसे पहले आपके सामने बच्चों एक ट्रायंगल बनाया गया, ट्रायंगल एबीसी। आपके सामने मेरे दोस्तों एक त्रिभुज बनाया गया है इस प्रकार से, त्रिभुज ए बी सी। सभी को दिखाई दे रहा है चित्र में? आप बोलोगे हां सर। तो आप किसी भी एक भुजा को पकड़ लो, जैसे मैंने यहां पे बीसी को पकड़ लिया, किसी भी एक भुजा को पकड़ लो। तो इस भुजा पर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण बन रहा है बी, दूसरा कोण बन रहा है सी। मैंने भुजा बीसी को पकड़ लिया, आप किसी भी भुजा को पकड़ लो, ए बी ए सी बीसी में से किसी को भी, मैंने बीसी को पकड़ लिया। दो कोण बन रहे हैं इस साइड पर, एक एंगल बी, एक एंगल सी। एक एंगल का आपको इंटीरियर बाइसेक्टर खींचना है, दूसरे एंगल का आपको एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचना है। तो भाई ये एंगल बी है इंटीरियर, मैंने एंगल बी का आंतरिक कोण बाइसेक्टर खींचा, आंतरिक कोण समद्विभाजक। समझ में आया? और मैंने एंगल सी का खींचा है, एंगल सी को आगे बढ़ाओगे तो ये बनेगा वर्टेक्स एंगल सी पर बाह्य कोण। और मैंने एंगल सी का खींचा एक्सटीरियर बाइसेक्टर, बाह्य कोण बाइसेक्टर। समझ में आया? तो आप किसी भी भुजा को पकड़ लो जो आपको पसंद आए। मैंने बीसी को पकड़ा, बीसी पर दो कोण बन रहे हैं, एक कोण का आपने इंटीरियर बाइसेक्टर खींचा, आंतरिक कोण समद्विभाजक, दूसरे का आपने बाह्य कोण समद्विभाजक खींचा। ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे जाके, ये मिले, यहां पॉइंट डी पर मिले। तो ये जो कोण होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, जो तीसरा एंगल बचा है, तीसरा एंगल कौन सा बचा है, ये वाला एंगल बचा है, तीसरा एंगल, जो तीसरा एंगल बचा है ए, उसका आधा होगी। यानी कि ये अगर थीटा है, इसकी जो वैल्यू होगी, वो तीसरा एंगल जो बचा है, अगर ये थीटा है तो आधा होगी थीटा बटे 2। सभी को स्टेटमेंट समझ में आया? पहले स्टेटमेंट समझो, फिर उसके बाद थ्योरम का फॉर्मूला याद करो, फिर जो है आगे सोचना करना क्या है। तो भाई हाँ यही बेसिक है दीपिका, जो यही बेसिक है बेटे, यही है बेसिक, और कोई बेसिक नहीं है। तो आपके पास एक त्रिभुज एबीसी है, हमने उसकी एक साइड बीसी ली, साइड बीसी पर दो एंगल बन रहे हैं, एंगल बी और एंगल सी, दो कोण बन रहे हैं। हमने एक एंगल का आंतरिक कोण समद्विभाजक खींचा, बी का इंटीरियर बाइसेक्टर, और हमने एंगल सी का खींचा एक्सटीरियर बाइसेक्टर, बाह्य कोण समद्विभाजक। ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलेंगे, डी पर मिले, सपोज कहां पर मिले, माना ये डी पर मिलते हैं, तो ये जो कोण बनेगा, जो तीसरा एंगल बचा है उसका आधा होगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा बटे 2 होगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। ये थ्योरम है, थ्योरम आपने समझ ली क्या है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ। क्लियर है? ध्यान से सुनेगा, मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ, प्यार से सुनेगा मेरी बात को। जिस बच्चे ने केवल स्टेटमेंट भी पढ़ लिया काफी है, आगे ना भी पढ़े प्रूफ स्किप भी कर दे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों? बच्चों मुझे ये एंगल निकालना है, ये एंगल बी का इंटीरियर बाइसेक्टर है, क्रॉस का साइन लगा हुआ है मतलब बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है। एंगल सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर एंगल सी का। ठीक है बच्चे? अब आप हमें खुद बताओ,
अगर ये एंगल बी है तो ये आधा आधा हो जाएगा, ये एंगल बी है तो आधा आधा हो जाएगा बच्चों, ये बी बटे दो, ये भी बी बटे दो, भाई ये बी बाई टू, ये भी बी बाई टू। आप बोलोगे हाँ सर आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ, ये एंगल बी बटे दो, ये एंगल बी बटे दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा, बी बटे दो, बी बटे दो। ठीक है बच्चे, आप मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये मुझे बताओ आप, ये एंगल कितना होगा, ये वाला, ये एंगल कितना होगा? आप तो मुझे जरा ये बता दो, ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? ये कोण बी का बाइसेक्टर है तो आधा हो जाएगा ना, बी बटे दो, बी बटे दो। ये एंगल कितना होगा, ये वाला जवाब देंगे। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि अगर आपके सामने त्रिभुज है, त्रिभुज, ये एंगल सी है, आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस सी। ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये कोण सी है तो 180 डिग्री माइनस सी होगा कि नहीं, 180 डिग्री माइनस सी होगा। अब ये हमने इसका बाइसेक्टर खींचा है तो आधा आधा हो गया, 180 डिग्री माइनस सी का आधा कितना होता है, अगर मैं इसका आधा करूंगा 180 का आधा 90 और माइनस सी बटे दो, 90 माइनस सी बटे दो आएगा कि नहीं आएगा, है भाई। यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये है 180 माइनस सी, ये जो पूरा एंगल है 180 माइनस सी है, 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री माइनस सी का हमने बाइसेक्टर खींचा तो इसका आधा होगा 180 का आधा 90, सी का आधा सी बटे दो, तो ये एंगल जो बचेगा ये 90 डिग्री माइनस सी बटे दो होगा। अरे दिमाग लगाओ गधो, अरे क्या तुम लोगों की बुद्धि सड़ चुकी है क्या? ठीक है भाई, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये a बाई टू प्लस बी बाई टू है, आप ये भी कह सकते हो कि ये a बाई टू प्लस बी बाई टू है, a बाई टू प्लस बी बाई टू। आप कहोगे सर कैसे, क्यों कहेंगे हम ऐसे? एक ही मतलब है दोनों का, कोई फर्क नहीं है। 90 माइनस सी बाई टू को a बाई टू प्लस बी बाई टू भी कह सकते हो। कैसे? ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। ये कौन है, ये ट्राइंगल है, इसका ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, हमने इस साइड को आगे बढ़ाया है, ये एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, तो बाह्य कोण की जो वैल्यू होगी इन दोनों का योग होगी, इन दोनों का, ये एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अब मैंने इसका बाइसेक्टर खींच दिया तो आधा हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कि एंगल ए प्लस बी का आधा नहीं हो जाएगा, ए प्लस बी का आधा नहीं हो जाएगा, आधे आधे का मतलब होता है ए को भी 2 से भाग करो, बी को भी 2 से भाग करो, तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू भी तो लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं कि नहीं, ए बाई टू प्लस बी बाई टू। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे निकालना है यहां पर एंगल बी डी सी, मुझे एंगल बी डी सी निकालना है। बताओ बी डी सी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है बच्चों? तो आप कहोगे सर इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है ना ये वाला, जिस ट्राइंगल में आता है भाई हम उसी पर तो ध्यान देंगे, काम करना है यहां पे, ऐसा थोड़ा ना कि मैं कहीं और देखता रहूंगा, जो मुझे चाहिए मैं उसी पे ध्यान दूंगा, बाकी सबको इग्नोर करूंगा। इस ट्राइंगल को देखो, दिखाई दे रहा है त्रिभुज, ये इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, ये इसका आंतरिक कोण है, तो ये कितना बचेगा, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, a बाई टू प्लस बी बाई टू एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, बाह्य कोण का जो योग होता है वो आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, आगे बढ़ा के बनाया गया है, इसमें से ये माइनस कर देंगे b बाई टू, आंतरिक कोण। जब ये माइनस कर देंगे तो बचा कौन सा, यही वाला कोण बचेगा, तो कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या मेरे दोस्तों, a बाई टू बचा, a बाई टू बचा मेरे दोस्तों, यही तो है थ्योरम, यही थ्योरम समझाइए मैंने आपको। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है जी, अजय करें स्टेटमेंट राइट प्लीज सर। स्टेटमेंट अपनी भाषा में लिखनी है, देसी में, बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखनी है, वो कभी आपको याद नहीं रहेगी ना आप कभी उसका रिवीजन करोगे। अपनी सरली भाषा में लिखो कि त्रिभुज एबीसी में बीसी पे कोण बी का समद्विभाजक खींचा, सी का बाह्य कोण समद्विभाजक खींचा, डी पर मिले ये कोण आधा होगा ए का। अपनी भाषा में लिखो, सड़ी हुई भी गंदी हैंड राइटिंग में।
टेक्निकल लैंग्वेज कभी ध्यान नहीं रहेगी। ठीक है, समझ गए? जिनको नहीं आया समझ में कोई जरूरत नहीं, वो याद रखें केवल स्टेटमेंट क्या था। अब इस पर बेस सवाल ऐसे ही होगा, पहले थ्योरम फिर सवाल, फिर थ्योरम फिर सवाल, फिर थ्योरम फिर सवाल। और थ्योरम एक दो नहीं, लगभग 150-200 थ्योरम होंगी, 200 से ज्यादा थ्योरम होंगी, एक दो नहीं। ये तो पहली हुई है अभी आपकी। चलो सवाल नंबर 1 करेंगे। इन द गिवन फिगर, आपके सामने चित्र दिया है, एडी इज द, आपके सामने चित्र दिया, एडी कोण सीएबी का द्विभाजक है। एडी जो है वो कोण सीएबी का बाइसेक्टर है, ये कोण सीएबी का बाइसेक्टर है एडी। बीडी जो है वो कोण सीबीएफ का बाइसेक्टर है। सीबीएफ कौन बन रहा है? ये कौन बन रहा है? सीबीएफ, सीबीएफ ये वाला कौन बन रहा है? इसका बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों ये बीडी। सी पर बने कोण का माप 34 डिग्री है। ये जो सी पर कोण बना है 34 डिग्री है। तो आपसे पूछा है एडीबी, ये वाला कोण कितना होगा, ये आपसे पूछा है। अगर ये 34 है, मुझे थ्योरम याद है, डायरेक्ट होगा 34 का आधा 17 डिग्री। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। 1 सेकंड में आ गया, ठीक है ना? तो थ्योरम पता है, 1 सेकंड में सवाल हो गया। हाँ जी, क्लास नोट साथ साथ बनाने हैं, ठीक है बच्चे? इससे ज्यादा टाइम लगना ही नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 2, बनाओ बच्चों, करेंगे अगला सवाल। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और एंगल सी का बाह्य कोण समद्विभाजक डी पर मिलते हैं। एंगल बीडीसी 15 है, तब एंगल ए होगा। एंगल ए कितना होगा, जवाब देंगे। तो भाई ये जो है एंगल बी का इंटीरियर बाइसेक्टर, एंगल सी का, ये एंगल सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर डी पर मिलते हैं, ये 15 डिग्री है। एंगल बीडीसी 15 आपसे पूछा है, एंगल ए कितना होगा, ये एंगल आपसे पूछा है। अगर ये 15 है तो ये डबल होना चाहिए 30 डिग्री, इसका आधा होगा 15, तो 30 डिग्री सवाल का आंसर है, खत्म। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर, ये बताएंगे। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 3, करो। ट्रायंगल एबीसी की साइड, ट्रायंगल एबीसी की साइड, यहां पे चित्र दिया नहीं, अब चित्र बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। 2020 के पेपर का प्रीवियसर सवाल है। ट्रायंगल एबीसी की साइड बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। एबीसी एसीडी के बाइसेक्टर ई पर मिलते हैं, एबी एसी के बराबर है। ओके बच्चों, ट्रायंगल एबीसी है, साफ साफ बोला है कि एबी एसी के बराबर है। दोनों जो हैं साइड इक्वल हैं, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबी और एसी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एबी एसी बराबर है। साइड बीसी को आगे बढ़ाया गया डी तक। तो देखो बच्चों, बीसी को आगे बढ़ाने का मतलब बी से सी की ओर आगे बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे बढ़ाने लगो। बीसी को आगे बढ़ाने का मतलब बी से सी की तरफ आगे बढ़ाना है। अब बोला है कि एंगल एबीसी और एसीडी के बाइसेक्टर ई पर मिलते, तो एबीसी ये हो गया एंगल एबीसी, इसका बाइसेक्टर खींचा। और एंगल एसीडी, ये एंगल है एसीडी, इसका बाइसेक्टर खींचा। एसीडी इसका बाइसेक्टर खींचा। कहां पे मिलते हैं? पॉइंट ई पर मिलते हैं, ई पर। ठीक है, बोला बीईसी 35 डिग्री, ये वाला एंगल 35 डिग्री का है। बीईसी ये 35 डिग्री का है, 35 का। तो आपसे पूछा है सवाल में एबीसी कितना होगा, एबीसी, ये एंगल एबीसी पूछा है, बताएंगे बच्चों। एबीसी आपसे पूछा है, क्या नहीं कर पाओगे बच्चों? अगर ये 35 है तो ये दुगना होगा 70 डिग्री, 70 होगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है एंगल एबीसी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। आप जानते कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड अगर बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब अगर ये 70 है तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना बचा? 110, 180 बनना चाहिए ना टोटल। अगर ये 70 है तो बाकी दोनों कोण बचे, ये वाला और ये वाला, 110, और दोनों बराबर बराबर होंगे, आधा आधा। तो 110 का आधा 55, 55, तो ये कोण भी 55 डिग्री का आएगा, ये भी 55 डिग्री का आएगा। तो ए बी सी पूछा है, ए बी सी 55 डिग्री का आ गया, 110 का आधा।
अबे ऐसी कैलकुलेशन है कि मैं आपको लिख के नहीं समझाने वाला, ये ऐसा है मैं आपको लिख के नहीं समझाऊंगा। मैं अगर ये बात भी लिख के बताऊंगा तो आपका दिमाग इतना स्लो हो जाएगा कि आप पेपर में भी लिख लिख के करोगे, लिख लिख के, लिख लिख के, और इतने आप स्लो और बर्बाद हो जाओगे कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। अब फिर आप बेरोजगार घूमोगे। ठीक है ना, ये चीजें नहीं बताते हम आपको। आगे चलते हैं, चौथा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस थ्योरम पे बनाएंगे बच्चे अब सब लोग। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इस थ्योरम पे बनाइए जल्दी। सविता, टोटल किसी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक एंगल 70 है, तो बाकी दोनों का योग कितना बचा? 180 में से 70 घटा देंगे, 110 डिग्री तो बचा, 110। लड़कियों की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, जोड़ना घटाना भी नहीं आता भाई उन्हें। 70 भी तो कर सकते हैं। अरे भैया क्या हो गया तुम लोगों को? सर कैसे पता चला कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है? ऐसे पता चला कि इस ट्राइंगल की दो भुजाएं ए बी और ए सी बराबर दी हैं, और किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। हद होती है यार तुम लोगों की। करो जल्दी से। जी आपके सामने चित्र दिया है, मैंने आपको टाइम दिया करने के लिए। ये लाइन है ए एफ, ए से एफ तक, ये एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है, इसका आंतरिक समद्विभाजक है बी ए सी का। सी डी जो है एंगल बी सी, सी डी एक्सटीरियर बाइसेक्टर है बीसीए का, ये बीसीए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर है भाई, ये कौन समद्विभाजक? थीटा का मान आपको बताना है, तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं बच्चों। थीटा आपको बताना है, ठीक है ना। नाउ लिसन केयरफुली, ये एंगल बाइसेक्टर इंटीरियर, ये इस एंगल का बीसीए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर है भाई, ये कौन समद्विभाजक? ये हुआ मेरे दोस्तों। थीटा बताना, ये थीटा लिखा हुआ है यहां, ये थीटा लिखा हुआ है, तो बच्चों हम तभी तो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। पहले तो आप इसको आगे बढ़ा लो, आगे ये। अब ये जो कोण बनेगा यहां पर बताओ ये कितने का होगा? एक कोण का इंटीरियर बाइसेक्टर, दूसरे का एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ये जो कोण बनेगा ये कितना होगा? एक्सटीरियर शब्द लिखा है शुभम, एंगल बीसीए का एक्सटीरियर ये है, इस एक्सटीरियर का बाइसेक्टर। भाई अगर ये थीटा है तो थीटा बटे 2 होगा, थीटा बटे 2 आप बोलोगे हाँ जी सर, दिस इज थीटा, ये थीटा बटे 2 थ्योरम है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको देखो, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया? अब सवाल खत्म। भाई जहां हमें किसी ट्राइंगल, मुझे थीटा निकालना है तो मैं इसी ट्राइंगल में कैलकुलेशन करूंगा ना। इस ट्राइंगल को गौर से देखो, देखा, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल, और किसी भी ट्राइंगल का बाह्य कोण साइड को आगे बढ़ा के बना, इसकी वैल्यू बाकी दोनों कोणों का योग होगी। यानी कि थीटा में थीटा बाई 2 अगर मैं जोड़ूंगा, थीटा प्लस थीटा बाई 2 आना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए।
तो यानी कि 2 थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा/2 आ गया 60। तो 3 से 60 कितनी बार कट गया? 20 बार। तो थीटा आ गया 20 दूनी 40। 40 डिग्री सवाल का आंसर है। बस यही मेंस का लेवल है, इससे ऊपर नहीं है। 40 डिग्री। समझ में आ गया बच्चों? हर बच्चे का आंसर आ गया, कोई तकलीफ नहीं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 5। बनाओ बच्चों। एक और सवाल है, फिर उसके बाद अगली थ्योरम बताऊंगा मेरे दोस्तों। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, चित्र दिया है। वैसे सवाल मुझे पहली शीट में डालना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। आपके सामने चित्र दिया है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी 80। ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी 80, यानी कि इन दोनों एंगल का योग 80 दिया है। ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, और बी ए सी मतलब ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल का योग 80 डिग्री आपको दिया है। तो आप बताओ, अगर इन दोनों एंगल का योग 80 डिग्री है, सवाल में दिया है, तो बताओ ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा बच्चों? फिर ये कितने डिग्री का बनेगा? जवाब देंगे। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी को देखूं तो इसका बाह्य कोण है, अगर इन दोनों का सम, ये ब्लू जो है इनका योग 80 दिया है, प्लस बराबर 80, तो इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये भी 80 होना चाहिए कि नहीं? ये भी 80 होना चाहिए भाई। अगर इन दोनों का योग 80 डिग्री दिया है, तो इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, ये भी 80 होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी। उसके बाद आपको दिया एंगल बी डी ई। बी डी ई, ये ई है बच्चों। बी डी ई ये वाला एंगल है आपका 35 डिग्री। बी सी ई ये एंगल आपको दिया 45 डिग्री। तो आपसे पूछा एंगल सीईडी क्या होगा? सीईडी ये पूछा है, तो कैंची फिगर बन गई। अरे कैंची फिगर बन गई है, कैंची बन गई, कैंची कैंची कैंची। अब इसको भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ कि ऐसा कुछ है भी। अब ये कैंची फिगर बन गई, पढ़ा दिया कल। जब कैंची फिगर बन गई, तो ये आंतरिक कोण है और ये बाहर की ओर है चौथे पे, तो इसका जो योग होगा इन तीनों का योग होगा, इसका जो सम होगा, इसकी जो वैल्यू होगी इन तीनों का योग। 45 प्लस 35 80, 80 प्लस 80 160 डिग्री। तो कोण कितने डिग्री का आ गया बेटे? 160 डिग्री का ही आंसर है। 160, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, खत्म। अगली थ्योरम आपके सामने, अगली थ्योरम। चलिए भाई, थ्योरम नंबर 2। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में इसका डायग्राम बनाओ, उतार लो मेरे दोस्तों। सबसे पहले इसका चित्र उतार लो अपनी कॉपी में, उतारो सभी लोग। पढ़ के आओ बेटा विवेक। जिस बच्चे को पिछला याद नहीं है, ज्योमेट्री के सवाल तभी सॉल्व होते हैं जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हो, मतलब जब आपको सारी थ्योरम पता हो कि एक सवाल में कई सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। अब देखो मेरे दोस्तों, इस सवाल को करने से पहले आपको समझना पड़ेगा हाइट। हाइट, हाइट, त्रिभुज की हाइट या फिर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या फिर ऊंचाई, ऊंचाई।
या फिर लंब, एक ही मतलब है, हाइट या फिर एल्टीट्यूड। ध्यान सुनिएगा, आप जानते हैं त्रिभुज की हाइट क्या होती है? क्या आप लोग जानते हैं? जैसे बच्चों मैं आपके सामने एक त्रिभुज बनाता हूं, ये त्रिभुज, तो एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं। मैंने बच्चों आपके सामने जैसे एक त्रिभुज बनाया ए बी सी। पहले तो आप मतलब समझो कि हाइट होता क्या है। त्रिभुज की तीन भुजाएं, तो तीन भुजाओं पे तीन ही हाइट होती है। हाइट का मतलब होता है जैसे मैं साइड बीसी को बेस मानता हूं, बीसी को आधार मानता हूं, तो ये सामने वाला बीसी के जो सामने वाला वर्टेक्स है, सामने वाला जो शीर्ष है, उससे पॉइंट बीसी पर एक ऐसी लाइन खींचो जो 90 डिग्री पे कोण पर मिले। तो ये जो लाइन होगी एडी, ये हाइट होगी बीसी की, बीसी की हाइट होगी मेरे दोस्तों एडी। इसको बोलते हैं हाइट। हाइट का मतलब है त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, तो तीनों भुजाओं पर तीन हाइट होती हैं, तीन ऊंचाई होती है। हाइट का मतलब होता है जैसे भुजा बीसी है, तो बीसी के जो सामने वाला वर्टेक्स है वहां से ट्राइंगल इस बीसी पर लंब डालो, परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, अगर मैं भुजा एसी की हाइट निकालूं तो कैसे होगी? ये एसी के सामने बी है, तो पॉइंट बी से एसी पर ऐसे लंब डालो जो 90 डिग्री के कोण पर मिले, तो ये जो लाइन होगी बीई, ये एसी की हाइट होगी। सारी हाइट अलग अलग होती हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मैं आपसे कहूं कि भाई त्रिभुज, ये भुजा एबीसी की साइड है एबी, साइड एबी की हाइट क्या होगी? तो एबी के सामने वर्टेक्स सी, वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर डालो, ये जो 90 डिग्री के कोण पे जाके मिले 90 पर, तो ये त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी पर हाइट होगी, भुजा एबी पर हाइट होगी, या इसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो हाइट, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, तीनों का एक ही मतलब है। समझ में आया? ठीक है ना? तो त्रिभुज की तीन भुजाएं, तीनों भुजाओं पर तीन हाइट होंगी। क्लियर हुआ? आप बोलोगे आंसर। अब अगर मैं हाइट का टेक्निकल मतलब समझाऊं, तो हाइट का टेक्निकल मतलब है कि ट्राइंगल किन दो पैरेलल लाइन के बीच बना है, किन दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज बना है, वो ट्राइंगल की हाइट होती है। जैसे मेरे प्यारे भी ये ट्राइंगल है आपके सामने, ये त्रिभुज है, त्रिभुज। तो मेरे प्यारे भाई एबीसी, ये त्रिभुज है एबीसी। भुजा बीसी के समांतर मैंने एक लाइन खींची है, पॉइंट ए से जाने वाली, ये एक लाइन खींची है। तो ये जो त्रिभुज का जो वजूद है वो इन दो लाइनों के बीच में है। इस त्रिभुज का जो वजूद है वो इन दो समांतर रेखाओं के बीच में, इसकी जो हैसियत है त्रिभुज की, वो केवल इन दो रेखाओं के बीच में है, इन दो समांतर रेखाओं के बीच में। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा सेम होती है, वो ट्राइंगल की हाइट कहलाती है। तो बच्चों ये है इस ट्राइंगल की हाइट। समझ में आया? पॉइंट ए से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये भी एच ही आएगा। यानी कि हाइट का मतलब है कि त्रिभुज की औकात कहां तक है, त्रिभुज किन दो समांतर रेखाओं के बीच बना है, उनके बीच की दूरी ही ट्राइंगल की हाइट कहलाती है। ये होता है इसके पीछे का डीप कंसेप्ट। आप बोलोगे हां जी सर मैं आपके कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ गया। बच्चों को तकलीफ होती है अगर एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज। अगर आपके सामने इस प्रकार से एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज, तो इसकी हाइट हम कैसे निकालेंगे, कैसे होगी इसकी हाइट वगैरह? तो बच्चों बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, 9वीं क्लास के मास्टर ने भी बताया नहीं होगा ऐसे, गारंटी है। इससे नीचे बेसिक की उम्मीद मत करना, यही बेसिक है, इससे नीचे तो ट्यूशन है। ये त्रिभुज एबीसी है मेरे दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज है, ये ऑब्टूस एंगल है। अब AB, ये साइड AB, साइड AB के ऊपर हाइट कैसे निकालेंगे, AB के ऊपर हाइट कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर यहां सामने वाले वर्टेक्स C से, हाइट क्या होता है, सामने वाले वर्टेक्स C से परपेंडिकुलर डालना है। तो परपेंडिकुलर कैसे डलेगा? मुझे AB को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप AB को आगे बढ़ाओ और यहां से परपेंडिकुलर डालो। ये जो परपेंडिकुलर होगा CD, ये हाइट होगी AB पर, ये त्रिभुज की ऊंचाई होगी भुजा AB पर। समझ में आ गया? साइड को आगे बढ़ा के, ठीक है ना?
साइड को ए बी को ऐसे आगे बढ़ाया और सामने वाले वर्टेक्स से लंब डाला, तो ये जो त्रिभुज है इन दो समांतर रेखाओं के बीच बना है, इनके बीच की जो दूरी है वो ट्राइंगल की हाइट है। क्लियर? अब किसी को कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट नहीं। दूसरा आपको समझना है बच्चों एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हिंदी में कोण समद्विभाजक। आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया, दोबारा क्यों बता रहे हो? अब मैं बताऊंगा मेरे दोस्तों आपको ट्राइंगल का, त्रिभुज का कोण एंगल बाइसेक्टर। बच्चों त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, ट्राइंगल के 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों के 3 बाइसेक्टर होते हैं। बच्चों मैंने आपके सामने त्रिभुज बनाया है इस प्रकार से ABC। त्रिभुज के 3 आंतरिक कोण हैं, तो ये इसका मेरे दोस्तों इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल ए। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब है एक ऐसी लेंथ जो एंगल ए के त्रिभुज के कोण के 2 बराबर टुकड़े कर दे। तो ये एक ऐसी लाइन खींची मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने AD, जो एंगल ए के 2 हिस्से कर रही है, ये थीटा ये थीटा। तो ए से डी तक की जो दूरी है AD, इसी को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण ए। कोण ए का समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सभी को बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? तो एंगल बाइसेक्टर की लंबाई कहां से कहां तक देखेंगे? ए से डी तक की। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है ना? एक ऐसी लाइन जो त्रिभुज के कोण के 2 बराबर टुकड़े कर दे वो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। एंगल ए का बाइसेक्टर है। मैं आपसे कहूं एंगल बी का बाइसेक्टर, तो जो लाइन होगी ये अल्फा अल्फा हो गया, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है। ऐसे ही एंगल सी का बाइसेक्टर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। विशाल कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। विशाल अब भी नहीं समझ में आ रहा तो तुम किसी काम के नहीं हो, तुमको तैयारी करनी नहीं चाहिए भाई, तुम कोई और काम कर लो, तुम ठेला लगा लो। विशाल करवा दिए ऋषि, ठीक है ना? सभी को एंगल बाइसेक्टर समझ में आ गया? बता जो बालक ये नहीं समझ सकता उसके दिमाग का स्तर कितना गिरा हुआ होगा भाई, हैं? इतना गिरा हुआ होगा। फिर कहते हैं नौकरी नहीं लगती। अरे नौकरी लगेगी कैसे? नौकरी लायक दिमाग ही नहीं है, हाथ धोती है किसी चीज की। तीसरा आपको समझना है मीडियन, मीडियन या फिर माध्यिका। मीडियन या फिर माध्यिका, मीडियन या फिर माध्यिका। ठीक है भाई? मीडियन या फिर माध्यिका। मीडियन क्या होता है भाई साहब? बताओ, इससे नीचे क्या पढ़ा दूं तुमको? ये सब मुझे ये नहीं आता कि यार ये सब बिना जाने तुम पास कैसे हो गए। गणित में ना कम से कम फिजिक्स में पढ़ना पड़ा होगा, इवन केमिस्ट्री में भी आती है मीडियन। कोई फर्क नहीं है, एल्टीट्यूड और हाइट में कोई फर्क नहीं है, सेम ही नाम है। हाइट एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर सेम ही चीजें हैं। मीडियन, माध्यिका। तो बच्चों मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आपके सामने ट्राइंगल एबीसी बनाया, एबीसी मैंने आपके सामने ट्राइंगल एबीसी बनाया। अब मीडियन क्या होता है? माध्यिका। त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही माध्यिकाएं होती हैं। अब मीडियन होता क्या है? देसी भाषा में खुद की लैंग्वेज में लिख लिया करो। मीडियन माध्यिका, नाम से क्लियर। माध्यिका का मतलब मध्य, या का मतलब मिलाने वाली लाइन। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, जैसे ट्राइंगल एबीसी है, मुझे माना साइड बीसी का जो है मिड पॉइंट है डी, साइड बीसी का मध्य बिंदु है डी। मध्य बिंदु मतलब जो बीडी है वही डीसी है, जो बीडी है वही डीसी है, ये होगा मिड पॉइंट। तो साइड बीसी के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले शीर्ष से मिला दो। साइड बीसी के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स, बीसी के सामने कौन सा शीर्ष है? ए से मिला दो। तो ये जो लाइन कहलाएगी, ये कहलाएगी मीडियन ऑफ बीसी। ये भुजा बीसी की माध्यिका है।
समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो माध्यिका का मतलब होता है किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट शीर्ष से मिलाने वाली लाइन। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये मीडियन है। तीनों अलग अलग हैं, हाइट अलग होता है, एंगल बाइसेक्टर अलग होता है, मीडियन अलग होता है। तीनों बिल्कुल अलग हैं। जितना मैं कह रहा हूं उतना ही समझना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगाना है। डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड परपेंडिकुलर? अरे मीडियन परपेंडिकुलर भाई अलग चीज है बिल्कुल। अरे कैसे राक्षस यार मेरे पल्ले पड़ गए। एल्टीट्यूड का मतलब है सामने वाले वर्टेक्स से लंब डालना जो 90 डिग्री के कोण पर मिले। खत्म बात, और कुछ नहीं सोचना। और मीडियन का मतलब होता है किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन। ये एंगल ए को बाइसेक्ट नहीं करेगी। जितना मैं बोल रहा हूं केवल उतना ही सोचो, अपनी मर्जी से कुछ मत लगाओ। अलग अलग होता है। अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, कैसे बालक, पता नहीं कैसे तुम लोग पास हो गए भाई, हद होती है। परिभाषा समझने में इतना समय लगाओगे तो थ्योरम समझने में तो मर जाओगे। ये त्रिभुज है, ये होता है हाइट। सामने वाले वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन खींचो जो 90 डिग्री पे मिले, 90 डिग्री पे। ये होता है एंगल बाइसेक्टर अलग। एंगल बाइसेक्टर जो आधा आधा कर दे, थीटा थीटा, एंगल को हाफ हाफ कर दे। ये होता है मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। अभी जितना ये है, जितना ये है उतना ही ये लेंथ है। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है। मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन ये होती है माध्यिका। तीनों अलग अलग है। कचरा लोग, कचरा। ठीक है भाई। तो किसी त्रिभुज की 3 साइड होती है तो तीनों साइड की 3 माध्यिका होंगी। ठीक है ना? अब मैं आपसे कहूं कि साइड एसी की मीडियन क्या होगी, साइड एसी की माध्यिका क्या होगी। एसी की माध्यिका कैसे खींचेंगे? साइड एसी का मध्य बिंदु ले लो ई, ये साइड एसी का मिड पॉइंट है। ये जो साइन लगाते हैं इक्वल का साइन, यानी कि एई और ईसी बराबर है, तो मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाओ। तो ये जो लाइन है बीई, ये साइड एसी की मीडियन है। ठीक है जी, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब चौथा आपको समझना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चौथा आपको समझना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर हिंदी में कहते हैं लंब समद्विभाजक। हिंदी में मेरे दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं? लंब समद्विभाजक। देखो नाम में ही परिभाषा छुपी होती है, नाम में ही परिभाषा छुपी होती है। ध्यान से सुनेगा, ठीक है ना? तो ये जो खींची जाती है ना हाइट, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, ये साइड की खींची जाती है। त्रिभुज की 3 भुजाएं, तीनों पर 3 हाइट होगी। त्रिभुज के 3 कोण है, तीनों कोणों के बाइसेक्टर होंगे। 3 भुजाएं तो तीनों की 3 अलग अलग माध्यिका होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नाम से ही क्लियर है। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, यानी कि जो लाइन लंब हो, 90 डिग्री का कोण बनाए। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब टुकड़े करने वाली, यानी कि एक ऐसी लाइन जो लंबवत भी हो, 90 डिग्री का कोण भी बनाए और 2 बराबर टुकड़े भी करे, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, थोड़ा ध्यान से सुनेगा, मुझे समझाने दीजिए पहले। जैसे बच्चों हमने आपके सामने एक लाइन बनाई है, जैसे बच्चों हमने आपके सामने, इधर बनाते हैं, जैसे बच्चों हमने आपके सामने एक लाइन बनाई है, ये ए बी, ए बी ये लाइन है, कोई रेखा है ए बी। अब एक ऐसी लाइन खींचियो
जो ए बी के दो बराबर टुकड़े भी करे और ए बी पे लंबवत भी हो, ए बी से 90 डिग्री का कोण भी बनाए, वो जो लाइन होगी वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। अब देखो ए बी का मिड पॉइंट मैंने मान लिया सी है, ये ए बी का मध्य बिंदु है मेरे दोस्तों, यानी कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। तो एक ऐसी लाइन आपको खींचनी है मेरे प्यारे बच्चे जो ए बी पर परपेंडिकुलर भी हो मेरे दोस्तों, और साइड लाइन ए बी के दो बराबर टुकड़े भी करे मेरे दोस्तों। तो ये जो लाइन होगी ब्लू वाली, ये जो लाइन होगी ब्लू वाली, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है मेरे प्यारे भाई। समझ में आ गया बच्चे? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? दिमाग लगाओ। सर हाइट वर्टेक्स से नहीं डलता, किसने बोला? हाइट कहां से डालोगे फिर? वर्टेक्स से डालते हैं। ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर का मतलब लंब, समद्वि भाजक, एक ऐसी लाइन जो हमारे पास कोई लेंथ है ए बी, तो ऐसी लाइन जो ए बी पर नब्बवत भी हो मेरे दोस्तों और बाइसेक्ट भी करे, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब यहां पे कंसेप्ट भी है, ये साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो ब्लू वाली लाइन है। आप इस पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो मेरे दोस्तों, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, पी कहीं भी ले लीजिए, पीस एनी पॉइंट, आप यहां पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो जो मेरे दोस्तों पी, कहीं भी कोई बिंदु ले लीजिए मेरे प्यारे भाई, पी, पी ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, पी। तो अगर मेरे दोस्तों प्यार से समझिएगा थोड़ा ध्यान से, अगर मैं कहीं भी ले लो, यहां 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 कहीं भी ले लो पॉइंट, अगर मैं पी को ए से मिलाऊंगा, पी को बी से मिलाऊंगा, तो रीजनिंग लगाओ, गणित नहीं लगाना, रीजनिंग लगाना है। जैसा इधर है वैसा ही इधर है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। जैसा इधर है वैसा ही इधर है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। आप बोलोगे हां जी सर कोई भेदभाव नहीं हो रहा। जैसा इधर है वैसा ही उधर है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। आप बोलोगे ना सर कोई भेदभाव नहीं हो रहा। ठीक है भाई, यानी कि ये जो पॉइंट पी है, देखो ये दोनों में पीसी कॉमन है, ये पीसी कॉमन है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ये एसी और बीसी बराबर है भाई, ये लेंथ दोनों में कॉमन है, ये वाली लेंथ ये बराबर है, तो पाइथागोरस लगाऊंगा थ्योरम, तो ये हाइपोटेनस भी तो बराबर आएगा। जब दो साइड दो लेग्स बराबर है तो पाइथागोरस से हाइट भी ये 90 डिग्री के सामने कर्ण भी बराबर है, यानी कि मेरे दोस्तों पीए किसके बराबर होगा? पीबी के बराबर होगा, होगा कि नहीं? यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लंब समद्वि भाजक पर स्थित बिंदु हमेशा ये जो साइड के जो किनारे होते हैं इनसे बराबर दूरियों पर होता है। क्या होता है? बराबर दूरी पर। अगर आपके पास एक कोई लेंथ है, इसका लंब समद्वि भाजक है, तो आप लंब समद्वि भाजक पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, वो हमेशा किनारों से बराबर दूरी पर होगा। ये और ये लेंथ बराबर होगी, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, है भाई, ये और ये बराबर होगा मेरे प्यारे भाई, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो मेरे दोस्तों। समझ में आया? कहीं भी ले लीजिए मेरे दोस्तों, ये और ये आपस में बराबर होगा। बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये जो ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल पीएबी, ये जो बन गया ट्राइंगल पीएबी, कैसा बन गया? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आप गौर से देखें तो यहां से मैंने एक कंसेप्ट और पता लगा दिया आप लोगों के लिए, ध्यान समझिएगा कि अगर हम आपके सामने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, और मैंने ये खींचा इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का मेरे दोस्तों हाइट, ये इसकी होगी हाइट।
तो आपको समझना चाहिए कि भाई जैसा पिक्चर इधर है एडी के वैसा ही इधर है। आप बोलोगे हां जी सर समझ पा रहे हैं, जैसा पिक्चर इधर है वैसा ही इधर है, यानी कि ये डीसी और ये बीडी बराबर होगा। तो ये जो लाइन है एडी, ये क्या है, इस ट्रायंगल की हाइट भी है, हाइट। और ये जो लाइन है एडी, ये बीसी की माध्यिका भी है, मीडियन भी है। आप बोलोगे हां जी सर। दूसरी बात बच्चों, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है मेरे प्यारे बच्चे, जैसा पिक्चर इधर है वैसा इधर है, कोई भेदभाव नहीं। रीजनिंग लगाओ मेरे दोस्तों, एडी दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, ये दो साइड बराबर है तो पाइथागोरस से भी बराबर आएगा। ये थीटा, ये थीटा, यानी कि ये लाइन ही एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि सारे काम ये एक ही लाइन कर रही है। और ये जो लाइन है एडी, ये बीसी पे परपेंडिकुलर भी है, बीसी का बाइसेक्टर भी है। यही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, यही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो यानी कि मेरे दोस्तों, अगर किसी त्रिभुज में ये लाइन एल्टीट्यूड भी है, ये माध्यिका भी है, ये कोण समद्विभाजक भी है, ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा, समद्विबाहु होगा। या फिर उल्टा कहें, समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाली जो लाइन है ये चारों काम करती है। यही कोण समद्विभाजक हो जाती है, यही माध्यिका हो जाती है, यही एंगल बाइसेक्टर बन जाती है, यही बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाती है। चारों काम यही एक लाइन करती है। चारों काम आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है, दिस इज स्पेशल लाइन। स्पेशल मतलब ये जहां पर दो बराबर साइड मिलने ना, ए बी और ए सी बराबर है, बराबर साइड जहां पर मिलनी है, यहां से नहीं खींचना, ये अलग होगा बेटा, यहां से नहीं खींचना बीसी से, वो तो अलग चीज होगी। यहां से ये लाइन आपकी हाइट भी होगी, ये मीडियन भी होगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगी, सब कुछ यही होगा। आगे समझ में, हर ट्रायंगल में नहीं होगा। अगर आपके पास एक स्केलन ट्रायंगल है ना, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन का मतलब विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु का मतलब आड़ा टेढ़ा है ना, हर साइड अलग अलग है, हर साइड अलग अलग है। स्केलन ट्रायंगल है बच्चों, स्केलन ट्रायंगल, देखो सब कुछ अलग अलग है, तो इसमें हर चीज अलग होगी। इसकी हाइट अलग खींची जाएगी, इसका एंगल बाइसेक्टर अलग खींचा जाएगा, इसकी माध्यिका अलग खींची जाएगी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग खींचा जाएगा, सब कुछ अलग अलग होगा। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि इसमें मेरे दोस्तों, अगर किसी त्रिभुज में एक ही लाइन आपकी हाइट बन रही है, मीडियन बन रही है, एंगल बाइसेक्टर बन रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रही है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा वो। स्केलन ट्रायंगल में सारी चीजें विषमबाहु त्रिभुज में अलग अलग होंगी, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर भी बता देता हूं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कोई भेदभाव ना करने वाला, सब जगह से एक सार, सबका मालिक एक, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तो और मजे हैं, समबाहु त्रिभुज में हर वर्टेक्स से ये काम होगा। अगर मैं डालू समबाहु त्रिभुज में, ये हाइट है, ये हाइट होगी, यही एंगल बाइसेक्टर होगा, यही मीडियन होगा, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, सब कुछ यही होगा। ऐसे ही वर्टेक्स बी से, वर्टेक्स बी से भी आप खींचोगे, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, यही माध्यिका होगी, यही सब कुछ होगा। ऐसे ही यहां से, यहां तो तीनों वर्टेक्स पे सेम कहानी चलती है। यहां तो एक ही वर्टेक्स पे है, यहां तीनों ही वर्टेक्स पे सेम कहानी चलती है। हर वर्टेक्स से खींचोगे, हर लाइन एंगल बाइसेक्टर है, हर लाइन माध्यिका है, हर लाइन हाइट है, हर लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या हुआ डी? ठीक है जी, चलो ये मैं आपको और बाद में डिटेल में समझाऊंगा, अभी इसको आप रहने दीजिए मेरे दोस्तों। हाँ जी बच्चे, अब डाउट लेते हैं। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सेम ही है, सेम नहीं है, अलग है बेटा। जैसे बच्चे आपके सामने मैंने स्केलन ट्राइंगल बनाया, एक विषम बाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है, मैं साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा, साइड बीसी का। तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो बीसी को बाइसेक्ट भी करे, एक ऐसी लाइन जो बीसी को बाइसेक्ट भी करे और बीसी पे परपेंडिकुलर भी हो। मतलब ये लाइन होगी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन समझ में आया, ये लाइन होगी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन है जो बीसी पे परपेंडिकुलर भी है और 90 डिग्री का कोण भी बनाती है, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। समझ में आया, ये वर्टेक्स ए से नहीं जाएगी, जरूरी नहीं कि ये वर्टेक्स ए से जाए, क्लियर हुई। और ये मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा लंब, पॉइंट बीसी के सामने का शीर्ष क्या है, ये है ए से मैं लंब डालूंगा मेरे दोस्तों, ये बीसी की हाइट है, हाइट। तो हाइट अलग चीज है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज है, सब कुछ अलग अलग है। अरे क्या रोशन, ये तो परिभाषा है केवल, ये कोई थ्योरम नहीं है, कम से कम ये परिभाषा तो आपको होनी चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर। हाँ जी अंजलि, हाँ इक्विलेटर में सारी लाइन एक ही होती हैं। कंफ्यूज मत हो, चित्र बनाओ और हर एक चित्र को ढंग से समझो बारीकी से, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इस चीज को 1.5 घंटे तक समझाता रहूंगा, इतना ही टाइम है। फिर से मैं बता देता हूं, सभी को हाइट समझ में आ गया। हाइट का मतलब होता है त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 3 हाइट होती हैं, किसी भी त्रिभुज की हाइट होती है, भुजा की हाइट सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री खींच दो, हाइट या एल्टीट्यूड। एंगल बाइसेक्टर, त्रिभुज के 3 कोण होते, तीनों कोणों को बाइसेक्ट करने वाली लाइन की लंबाई एंगल बाइसेक्टर। मीडियन, किसी भी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा मेरे दोस्तों आपके सामने, मैंने बताया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पॉइंट है वो किनारों से बराबर दूरियों पर होता है। एक ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट पर भी हो, मिड पॉइंट से जाए और परपेंडिकुलर भी हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये वाली लाइन चारों ही काम करती है, एक ही लाइन चारों काम करती है, ठीक है बच्चे। तो परपेंडिकुलर या हाइट अलग चीज है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज है, ठीक है जी। अवनीश समझ में आया, ठीक है भाई। अवनीश, अगर आपको समझ में आई सारी बातें परिभाषा तो कमेंट में यस लिख देंगे। हाँ, स्केलन ट्राइंगल में सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो सब कुछ अलग अलग है, हाइट अलग होता है, मीडियन अलग होता है, ठीक है भाई। हाँ जी, बांटती है हर्षवर्धन, यस 95% बच्चों को आ गया है, ठीक है बच्चे, हो गया। आगे चलते हैं अब। तो ये हुई मेरे दोस्तों आपकी यहां तक बात। अब मैं आपको समझा रहा था बच्चों ये थ्योरम, सेकंड थ्योरम, इस थ्योरम को समझो आप। मैं आपको समझा रहा था थ्योरम, पहले थ्योरम जाने की थ्योरम क्या है बच्चों। आपके सामने ये ट्राइंगल एबीसी है, या थ्योरम कल बताएं, 8 मिनट रह गया, मैं बता दूंगा अभी, ध्यान सुनिएगा। आपके सामने बच्चों त्रिभुज एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी, ध्यान सुनिएगा। पहले थ्योरम का मतलब समझाते हैं, फिर मैं आपके सामने
उसका स्टेटमेंट करेंगे, फिर उसका प्रूफ करेंगे। जैसे बच्चों हमने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, मैंने बच्चों आपके सामने त्रिभुज बनाया है ए बी सी। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आपने बनाया है, अच्छी बात है आपके लिए। तो आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई, आप क्लियर देख सकते हैं कि बी बड़ा है सी से, यहां एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है। आप क्लियर क्लियर ये देख सकते हैं कि इस कोण का मान मैंने बड़ा लिया है, इस कोण को छोटा लिया। देख पा रहे हैं इसका मुंह ज्यादा खुला हुआ है, इसका मुंह कम फट रहा है, इसका ज्यादा खुला हुआ है, तो ये बी बड़ा एंगल है, सी छोटा एंगल है। तो मैंने क्या किया, एक ही वर्टेक्स को पकड़ो, वर्टेक्स ए को पकड़ा मैंने, इस वर्टेक्स ए से मैंने क्या किया, बीसी पर परपेंडिकुलर खींचा, 90 डिग्री लंब खींचा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो हमने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज का ये बेस है, बेस बीसी, दो कोण है, बी बड़ा एंगल लिया है, सी छोटा एंगल लिया है। तो बच्चों, और सामने वाले वर्टेक्स से एक ही वर्टेक्स को पकड़ना है, वर्टेक्स ए से मैंने बीसी की हाइट खींची। तो आपको समझना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये जो पॉइंट डी होगा वो बी के नजदीक ज्यादा होगा। ये जो पॉइंट डी होगा बड़े एंगल, ये जो हाइट होती है ना, ये बड़े एंगल से नजदीक होती है और छोटे एंगल से दूर होती है। चित्र में दिखाई भी दे रहा है आपको, ये जो हाइट है चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो हाइट है, ये बीडी जो है, बीडी वो छोटा है डीसी से। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि हाइट हमेशा बड़े एंगल के नजदीक होती है, छोटे एंगल से दूर होती है। हाइट हमेशा बड़े एंगल के नजदीक होती है, छोटे कोण से दूर होती है। ये बड़ा एंगल है तो हाइट इसके नजदीक है, छोटे एंगल से दूर है। अभी मैंने आपको समझाया था बच्चे आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होते हैं तो दो कोण भी बराबर होते हैं। अब मैं इसकी हाइट खींचूंगा, अब जब यहां पर दोनों कोण बराबर हैं, जब दोनों कोण बराबर हैं तो ये जो हाइट होगी, ये जो पॉइंट डी होगा, ये बराबर दूरियों पर होगा, ये बराबर दूरियों पर होगा। जितना बीडी होगा उतना ही बीसी होगा, बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। लेकिन यह कोण बराबर नहीं है, बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, तो हाइट हमेशा बड़े एंगल के नजदीक होगी, छोटे एंगल से दूर होगी। चित्र में दिखाई भी दे रहा है, ये स्केलन ट्राइंगल है, दिखाई भी दे रहा है चित्र में आपको। ठीक है बच्चे, हर कोई अंधा भी इस बात को देख पा रहा है। तो हमने मेरे प्यारे भाई यहां से सेम वर्टेक्स को पकड़ना है, हमने एंगल ए से परपेंडिकुलर डाला और हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, बाइसेक्टर, हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है, ये ए, ये जो ए है मेरे दोस्तों वो एंगल बाइसेक्टर है ए का, ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। समझ में आया? ये जो ए है ये कोण ए का समद्विभाजक है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। तो ये हमने सेम वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचा है, सेम वर्टेक्स से हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है। तो जो बीच में एंगल बनेगा, बीच में कोण बन रहा है, इस एंगल की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई, इस एंगल की जो वैल्यू होगी, बेस पे जो दो एंगल बन रहे हैं बी और सी, जो आधार पे जो दो कोण बन रहे हैं बी और सी, इनके डिफरेंस का आधा होगी। अब देखो बच्चों, बी बड़ा एंगल है, सी छोटा एंगल है, तो एंगल बी माइनस एंगल सी बटे दो, इनके डिफरेंस का आधा, इनको घटा के आधा करना है। सभी को समझ में आ गई बात? ये है थ्योरम। समझ में आया? क्लियर? चलिए, ये रहा चित्र। तो आपके सामने एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें लाइन एडी जो है मेरे दोस्तों वो बीसी पे परपेंडिकुलर है, और ये जो एई है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल बीएसी का। एई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी। ए कोण बीएसी का समद्विभाजक है, कोण बीएसी का समद्विभाजक है। तो हमने सेम वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचा, सेम वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचा। एंगल बाइसेक्टर हमेशा छोटे एंगल के नजदीक होगा, बड़े एंगल से दूर। एंगल बाइसेक्टर हमेशा छोटे एंगल के नजदीक होगा। ठीक है भाई? तो उनके बीच में जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, इसकी जो वैल्यू होगी, बाकी जो दो कोण है बेस पे, उनके डिफरेंस का आधा होगी, बी माइनस सी बटे दो। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? जवाब चाहिए, जनता जवाब चाहती है मेरे दोस्तों, तो आपको जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। भाई ये एंगल है बी, ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का,
तो मैं जानना चाहता हूं ये कितना होगा। ये ए डी बी एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, तो बाकी दोनों का योग 90 बचा। अगर ये बी है तो कितना होगा 90 माइनस बी, ये 90 डिग्री माइनस बी बचा। आप बोलोगे आंसर अगर ये 90 है ये बी है तो कितने डिग्री का बचा, 90 माइनस बी बचा, 90 माइनस बी बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यही बचा। नाउ लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन करेंगे। ये जो लाइन है ए, ये एंगल बाइसेक्टर, ये जो लाइन है ना ए, ये जो लाइन है ए, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो आधा आधा हो जाएगा, ये ए बाई टू, ये ए बाई टू, आधा आधा हो जाएगा एंगल ए बाई टू, ए बाई टू। यानी कि ये जो लाइन ए है, ए ये कोण ए का बाइसेक्टर है, तो ये जो कोण होगा यहां से आता कि कितना होगा ए बाई टू, बाइसेक्टर हो गया, आधा आधा हो गया, ये भी ए बाई टू, ये भी ए बाई टू। समझ में आया? तो आप मुझे बताओ कि ये जो रेड एंगल बीच में है ये कितना बचा, एंगल डी ए ई, ये कितना बचा मेरे प्यारे भी, जवाब दीजिएगा। ये एंगल डी ए कितना बचा भाई? अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये माइनस कर दूं आ जाएगा, इस पूरे एंगल में से माइनस कर दूं आ जाएगा, इस पूरे में से घटा दूं आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो ए बाई टू में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री माइनस बी, ये माइनस कर देंगे। कर सकते हैं बच्चे, कर सकते हैं कि नहीं? ए बाई टू में से इस पूरे एंगल में से माइनस कर देंगे आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, ये होता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। अगर मैं इसको आधा कर दूं, दोनों तरफ 2 से भाग कर दूं, 2 से, तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू कितना आ जाएगा 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 80, 180, आधा क्या होगा ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, 90 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भाई। अब यहां पर मेरे प्यारे भाई जैसे आपको पसंद है वैसे कर लो, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। ये ए बाई टू है, ए बाई टू माइनस 90 डिग्री की जगह ये रख दीजिए, 90 डिग्री की जगह ये रख दो। 90 डिग्री का मतलब क्या है, 90 डिग्री का मतलब है ए बाई टू प्लस बी बाई टू। इस 90 डिग्री की जगह आप ये रख दीजिए, तो 90 डिग्री की जगह ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू रख देंगे, माइनस से गुणा हो रही है, माइनस से गुणा। 90 डिग्री की जगह ये रख देंगे मेरे दोस्तों, ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू रख सकते हैं। माइनस की माइनस में गुणा होगी, प्लस का बी हो जाएगा, प्लस का बी हो जाएगा। माइनस की मैंने 90 की जगह रख दिया ए बटे दो प्लस बी बटे दो प्लस सी बटे दो रख दिया, इससे कैंसल आउट हो गया। बी में से बी बटे दो घटाएंगे तो बी बटे दो बचेगा, बी बटे दो माइनस सी बटे दो, यही बचा, और यही लिखा हुआ है यहां पर आ गया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है भाई, अगर आपके सामने किसी भी ट्राइंगल में एक ही वर्टेक्स एल्टीट्यूड खींचा गया, उसी वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर खींचा गया, तो एल्टीट्यूड, हाइट और कोण समद्विभाजक के बीच बना ये जो एंगल है, ये बेस पे जो दो एंगल बन रहे आधार पे, उनके डिफरेंस का आधा होता है। हर्षिता कह रहे सर अभी ट्राइंगल और कितना बचा है? हर्षिता अभी ट्राइंगल बेटे शुरू हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं हर्षिता, तुम्हारी गलतफहमी दूर करता हूं कि ट्राइंगल जैसे यहां से यहां तक पढ़ना है बेटा ट्राइंगल, ठीक है ना हर्षिता। तो अभी इतना हुआ, इतना हुआ है अभी, ठीक है, ओके हर्षिता, ठीक है, इतना हुआ है जो आपको ब्लैक दिख रहा है, इतना बाकी है, ठीक है ना। तो ये जो है बी, ये एंगल डी जो होगा इनके डिफरेंस का आधा होगा, बी बाई टू माइनस सी बाई टू। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। दो थ्योरम में खत्म हो रही हैं चीजें। ये पूरे मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है। दिस इज इक्वल टू अर्थमेटिक के 4 चैप्टर, ठीक है ना। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल के पढ़े। आज की क्लास देखो, अगली क्लास में मैं इस पे बेस सवाल करवाऊंगा, तो कृपया 2 दिन की छुट्टियां भूल मत जाना कि अगली क्लास में सवाल का सर कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, भूल जाते हो आप लोग। रिवीजन करके आइएगा, कोई कूका कुकी नहीं करेगा, ठीक है ना। सवाल करेंगे इस पे बेस, ठीक है भाई। रिवीजन करके और साथ साथ नोट्स बनाया करो। अच्छा, शीट मैंने अपलोड करवा दी है, थ्योरम मैंने आपको सिखा दी है, तो इस थ्योरम पे मैंने शीट में 5 सवाल दिए, उन 5 सवालों को खुद से करने की कोशिश करना,
ठीक है बच्चों, चले आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल